Good morning, class 8. Students, we are on chapter number 1st, the Indian Constitution, which is related to a civics portion. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter. And in this class, we are going to start a new topic, which is the key features of the Indian Constitution. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग की फीचर्स इसमें देखेंगे. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, इसकी जो नीड है वो क्यों हुई. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए उन्होंने धीरे धीरे वॉर करके और कनिंग तरीके से, चालाकी भरे तरीके से इंडिया के अधिकतर एरियाज़ को अपने अंडर करना शुरू कर दिया था. तो जब कुछ लोगों ने देखा कि ट्रेड तो करने आए, बट ट्रेड करने के बाद ही अपने एरिया को एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं, हम पर रूल क्यों करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ब्रिटिशर्स के रूल को हटाने के लिए क्या चला था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. अगर मैं नाम लेने अगर अभी स्टार्ट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. जैसे हम कुछ मेन नाम ले लेते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. न सिर्फ मेल पर्सन बल्कि फीमेल पर्सन्स ने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तब जो इंडियंस थे उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश फोर्स टू ओबे देयर रूल्स, जो उनके रूल्स थे उन्हें किसे फॉलो करना पड़ता था, इंडियंस को फॉलो करना पड़ता था. एंड रोल मेकिंग, मतलब जो हम रूल्स मेकिंग है उसमें हमारा बहुत थोड़ा सा योगदान होता था. जब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के नेटिव हैं, इंडिया के हम नेटिव पीपल हैं और हमें खुद के ही कंट्री में रूल्स बनाने के लिए थोड़ा सा ही मौका दिया जाता था. सारा रूल कौन बना रहे थे, ब्रिटिशर्स बना रहे थे. तो इस एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या सीखा कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, एवरीवन ट्रीटेड इक्वली. जब डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी, तो इंडिया में हर एक इंसान को हम फ्रीली ट्रीट करेंगे, हर एक इंसान इक्वल होगा, जो कि हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं. अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, एंड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेताओं की अलग से ही टुकड़ी बना लेंगे, हम सभी लोगों को एकजुट करेंगे, सभी को साथ लेते हुए जो गवर्नमेंट है उसको रन करेंगे, सभी का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट को बनाने में होगा. सो हियर इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो नेक्स्ट नाउ, अब जब हमें पता चला कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो काम था उसका काम था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, जिसमें कम से कम अराउंड 300 पीपल्स थे. उन्हें कम से कम 3 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में. अब अगर फाउंडर की बात की जाए, कब ये असेंबली खोजी गई या फिर कब इसका निर्माण हुआ, सो द डेट इज़ 6 दिसंबर 1946. दिस डेट इज़ नॉट मेंशन इन योर बुक, बट फॉर योर नॉलेज यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर कॉपी. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. हियर इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो बुक है, उसको लिखने में कितना टाइम लगा, सो द टाइम पीरियड इज़ 2 years 11 months एंड 18 days. ये आपको याद रखना चाहिए कितना साल लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 years 11 months एंड 18 days. ना अडॉप्टेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लिया एकदम सभी लोगों की मर्ज़ी से, सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए. इतने ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम पे, पाकिस्तान से हमारे वॉर चल रही है, फिर भी हमने हर चीज़ को, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सभी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में बना लिया. 2 years 11 months, अराउंड 3 years. सो बनाने के बाद हमने उसे अडॉप्ट कब किया, लागू कब किया, सो द डेट इज़ अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, बिकॉज वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट डे. सो हियर इज़ द short detail of Constituent Assembly. Now we will move forward to the key features of Indian Constitution. So the first key feature is federalism. Second, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. And in this class, we are going to cover 2 key features of Indian Constitution.
So let's start with federalism. You have to memorize all these 5 key features. These key features are very important. So आपको सभी key features अच्छे से learn करने हैं. फेडरलिज्म का मतलब अगर हम बेसिक बात करें तो काम का बंटवारा अगर हम कहेंगे, पूरे इंडिया को रूल अगर हम बोले प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ अ प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी. ओके, सो क्या वो अगर छोटे से गांव में लड़ाई हो जाती है तो उसको देखने आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस छोटे से गांव का जो काम है वो पंचायती राज देख लेगी. अगर किसी स्टेट में कोई वॉर तो नहीं, अगर किसी स्टेट में कोई कंडीशन बुरी हो गई, बिगड़ गई, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कामों को बांट दिया. कामों को बांटने से मीन्स वर्क को बांटने से काम अच्छे से हो पाता है. बिकॉज ऑफ दिस जो हमारी एक टियर बना दिया. फेडरलिज्म का मतलब हम लोगों ने पावर्स को डिवाइड कर दिया इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में रन करती है. स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट्स हैं, उन हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है. पंचायती राज स्टेट गवर्नमेंट के बाद की टायर. नाउ डिसीजंस, अगर हम बात करें डिसीजंस की, सब अलग अलग अपने पावर में रहते हुए अलग अलग डिसीजंस लेते हैं. अगर यहाँ पर कोई बात चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दखल नहीं देगी जब तक बहुत ज़्यादा हालात नहीं बिगड़ जाते. तो हर एक जो टियर है वो अपने अपने डिसीजंस खुद लेता है. State enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subject national concern to follow laws ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बट अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाती है, मान लिया इस स्टेट में दंगे हो गए एंड इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो एंड में किसकी बात मानी जाएगी? सुपीरियर कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर अगर कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस दिखाएगी. अगर नहीं हो पाता है तो एंड में किसको हाथ देना पड़ता है? हाथ देना इन द सेंस कि किसको इंटरफेयर करना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट को. और एंड में स्टेट गवर्नमेंट की ही बातों को फॉलो किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉ मेकिंग पावर. ना, हर एक के पास अपने अपने लॉ मेकिंग पावर हैं. स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने जितना भी उसका टेरिटरी है उसके अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट तो सभी जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको लेके लॉ बनाती है, जिसका जो लॉ है वो सब पे लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. बस स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने अलग लॉज भी बना सकती है. मान लिया कि ट्रेड करने से कोई लॉ बनाना है, तो ट्रेड करने के लिए मतलब अगर मुझे एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो यहीं तक ही ये रूल हो सकता है. अगर मुझे एक ही स्टेट के दूसरी जगह से तीसरी जगह पर मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछ के खुद ही वो छोटा सा लॉ है वो मैं बना सकती हूँ. ठीक है. ओके, सो नाउ दिस पॉइंट, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट merely agent. This point, Constitution specifies which tier of government can get the money from the work that it does. अब हमारा जो टैक्स है, जो भी सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के वो हमारे टैक्स से होते हैं. हमारे इन द सेंस आप लोग अभी टैक्स नहीं पे करते हैं. आपके फादर एंड मदर अगर वर्किंग है देन दे विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो जो हमारा टैक्स है वो ही काम करने के यूज़ में आता है. वो मनी पूरे कंट्री में जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है उन्हीं पैसों से होता है. तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितने काम के लिए कितने मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा पैसे मिल गए उसको कम मिल गए, सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. Under federalism, the state are not merely agent of federal government, but draw their authority from the constitutional as well. अब हमने यहाँ देखा, हमने स्टेट को तो बहुत ही पिछड़ा कर दिया. ठीक है, हर बात सेंट्रल की मानी जाएगी तो ऐसे तो सेंट्रल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर एक जो लेवल है, हर एक जो टियर है उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है. एजेंट नहीं है बट उसके पास अथॉरिटी है जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराई है. हर एक टायर की, हर एक टियर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. Now, persons governed by laws and policy made by each of these levels of government. अब इन सब के अंदर लॉज एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग
काम होगा। कोई भी यहाँ पर हम बोले मोनार्कियल रूल नहीं है कि एक राजा रूल कर रहा है और उसी की बातों को माना जाएगा। सो जो सारे काम हैं वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे? लॉ एंड पॉलिसीज़ मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन लोगों ने जिस तरीके की लॉज एंड पॉलिसी बनाई होगी उस अकॉर्डिंग ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल अपनी मर्जी चला सकती है, स्टेट अपनी मर्जी चला सकती है या तो पंचायती राज अपनी मर्जी चला सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम होगा। Now we will move forward to a next topic which is parliamentary form of government. So हम लोगों ने 7th क्लास में एक स्टोरी देखी थी कांता की। एक कांता नाम की एक मेड थी। मेड इन द सेंस वो एक घर में काम करती थी। जब वो वोट देने गई तो उन्होंने देखा कि सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके सबकी बारी आ रही है। बट जब डॉक्टर उनकी बेटी जब बीमार हो जाती हैं और वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो कोई लाइन नहीं होती, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो चला जाता है। तो इस तरीके से उनके मन में भेदभाव की फीलिंग्स आ जाती हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से मतलब है जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन 18 ईयर्स से अबव है वो वोट कास्ट कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है बिना किसी भेदभाव के आप 18 ईयर से अबव हैं तो वोट कास्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये गारंटी देता है। यूनिवर्सल सफरेज encourage a democratic mindset, breaks the clutches of traditional caste, class and gender। तो हम लोगों ने पहले ज़माने में, हम अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ऊंची जाति नीची जाति। तो ये सब सफरेज को देखकर लोगों के मन में ऐसी भावना आ गई कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो भी उसे फॉलो करेगा। तो क्या ही बेस है, अगर हमें आज़ादी मिले तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सभी बातों को देखते हुए अब क्या हुआ, कास्ट, क्लास, जेंडर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया इन द सेंस कि इन पर ही फोकस ना करके इक्वालिटी को फोकस किया गया। मतलब आप कास्ट के आधार पर इक्वल हैं, क्लास के आधार पर, जेंडर के आधार पर इक्वल हैं। पहले किसी और को इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी मिलती थी, बट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रायोरिटीज़ या कोई हायरार्की नहीं है। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल अब हम लोग डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग वोट कास्ट करते हैं, हमारे वोट कास्ट करने से ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनकर आते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने में। ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। बिल्कुल हम लोग एक तरीके से पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और कंटेस्ट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द सेंस कि हमने वोट कास्ट कर दिया, कंटेस्ट मतलब हम खुद खड़े भी तो हो सकते हैं। So by this we have completed the parliamentary form of government. I am again repeating the federalism. Federalism means power का division। 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर दिया है, हर एक की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। बट अगर बात आती है कोई भी सिचुएशन की, अगर कोई ख़राब सिचुएशन आ जाती है तो एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। बट सभी की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। लॉ मेकिंग में, मनी में, सभी को अपने अपने अलग अलग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाता है, हायरार्कीज़ नहीं बटी हुई हैं। अब सब क्या है, इक्वल है। हम लोग वोट कास्ट कर सकते हैं और इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। नाउ दैट्स इट फॉर नाउ।